बेटा हिंदी में आज आप लोगों को हम बता रहे हैं समास। समास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। समास इसके पहले भी पढ़े हुए। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा करना, संक्षेप करना। और समास में दो चीजें ध्यान देना है, एक समासिक पद और दूसरा समास विग्रह। किसी भी शब्द का समास विग्रह क्या होता है और समासिक पद क्या होता है। क्लियर? जैसे किसी बड़े वाक्य को, एक बड़े वाक्य को एक शब्द में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास, और उस शब्द को कहा जाता है समासिक पद। और जब उस शब्द को फिर हम विस्तारित रूप देते हैं, बड़ा रूप देते हैं, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। और जब किसी भी शब्द का समास विग्रह करते हैं तो उसमें दो पद हमें मिलते हैं, एक पहला पद और दूसरा पद। इसको पूर्व पद और उत्तर पद भी कहा जाता है। ठीक है? तो किसी भी शब्द में पहचानने के लिए कि दिया गया शब्द किस समास का उदाहरण है, यह जानने के लिए आवश्यक है कि शब्दों का समास विग्रह करना आपको आना चाहिए। जब तक किसी शब्द का आप समास विग्रह नहीं कर पाओगे तब तक आप यह बताना आपके लिए कठिन होगा कि वह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो समास विग्रह करते हैं तो कितने पद मिलते हैं हमें? दो पद, पूर्व पद और इसी पदों के आधार पर हम पहचान करते हैं कि दिया गया शब्द किस समास का उदाहरण। ठीक है? समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। दो काम कर ले। समास 6 प्रकार का होता है। देखो, पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। ध्यान देना, कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। अब दो नहीं ना बताएंगे। अब अगर पूछा गया है कि समास हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हिंदी में 6 प्रकार के समास होते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है, कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है, कौन से शब्द में कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि है, इसको जानने के लिए कैसे पहचानेंगे? अगर 6 समास है तो 6 पंक्तियां आप याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला पद प्रधान हो, यानी कि पूर्व पद जहां प्रधान हो। मैंने बताया ना कि जब किसी भी शब्द का समास विग्रह करेंगे तो वह 2 पद मिलेंगे, पूर्व पद, उत्तर पद। उत्तर माने बाद का, पूर्व माने पहले का। इसी को पहला पद और दूसरा पद भी कहा जाता है। तो जिसका पहला पद प्रधान हो, जिस समास में जिस शब्द का विग्रह करने के बाद आपको पहला पद प्रधान मिले, वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। यानी अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस शब्द का समास विग्रह करने के बाद पहला पद अव्यय मिले। अव्यय किसे कहते हैं? तिवारी जी आप बताइए। विकारी अविकारी बताए थे ना पहले? विकारी शब्द और अविकारी शब्द कितने होते हैं? नहीं पता है? पता है तो बताइए। हाँ, कौन कौन से? ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो और इन्हीं को अव्यय कहा जाता है। जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न हो उनको विकारी कहते हैं, और जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो गया, तो जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी ऐसे समझो कि जिसका पहला पद प्रधान होगा वह कौन सा समास होगा? और जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद जिसमें पहला पद प्रधान होगा वह अव्ययी भाव, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास होगा।
जहां पहला पद प्रधान होगा व्यय भाव, जहां दूसरा पद प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास। जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, यानी एक पद उपमेय हो तो दूसरा पद उपमान हो, एक पद विशेषण हो तो दूसरा पद विशेष्य हो, यानी एक पद दूसरे पद की जब विशेषता प्रकट करता है तो वहां हो जाता है कर्मधारय समास। यानी कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए तो वहां होता है कर्मधारय समास। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जब उसको समास विग्रह करेंगे तो पहला पद दूसरा पद मिलेगा ना, तो जिसका पहला पद संख्या में आए, संख्यावाची आए, वहां हो जाता है द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची, जिसका पहला पद संख्यावाची होगा वहां द्विगु समास। और जिसके दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी प्रधान हो दूसरा पद भी प्रधान हो, जिसका पहला पद के बिना दूसरा पद अधूरा हो, दूसरे पद के बिना पहला पद अधूरा हो, यानी जिसका दोनों पद प्रधान हो। या कह सकते हो कि जिसका दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टा, पहला पद दूसरे पद के उल्टा हो और दूसरा पद पहले पद के उल्टा हो, दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट हो, विलोम हो, तो वहां हो जाता है द्वंद्व समास। या कह सकते हो कि जहां विग्रह करने के बाद तथा एवं और शब्द आए वहां भी होता है द्वंद्व समास। यानी योजक, जहां योजक चिन्ह लगे हो या योजक शब्द लगे हो वहां हो जाता है द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान हो जाता है। यह ध्यान दीजिए, न तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि यहाँ तीसरा पद प्रधान है, तो वहां हो जाता है बहुब्रीहि समास। ये 6 पंक्तियां आपको याद रहेगा, तभी आप बता पाओगे कि दिया गया शब्द किस समास का उदाहरण है। समास कितने हैं? 6 प्रकार के, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कैसे पहचानेंगे? तो जिसका पहला पद प्रधान होगा वहां अव्ययी भाव समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा वहां कर्मधारय समास, जहां पहला पद संख्यावाची होगा वहां द्विगु समास, और जहां दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह या योजक शब्द लगे होंगे अथवा दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे वहां द्वंद्व समास। और जहां दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है वहां होता है बहुब्रीहि समास। और संधि में क्या अंतर है? समास और संधि में क्या अंतर है? नहीं पता। समास में शब्दों का मेल होता है, दो शब्द आपस में मिल करके समासिक पद का निर्माण करते हैं। और संधि में दो वर्णों का मेल होता है, बाकी सारी प्रक्रिया वही है। जहां अक्षर मिलता है वहां शब्द संधि होता है, जहां शब्द मिलता है वहां, बस याद रखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग एंड कंपाउंड। समास और संधि में क्या अंतर है? तो समास में शब्दों का मेल होता है जबकि संधि में वर्णों का। क्लियर ना? अब चलिए आगे बताते हैं। ये 6 चीजें याद होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कहा जाए यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? कैसे अव्ययी भाव होगा? याद किए हैं तो बता दीजिए, प्रैक्टिकल बताइए। यथाशक्ति का समास विग्रह करिए शक्ति के अनुसार। जब इसका विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए। शक्ति हो गया पहला पद, अनुसार हो गया। अब यह शक्ति की बात कर रहा है कि अनुसार की बात कर रहा है? बात किसकी हो रही है? शक्ति कौन सा पद है? पहला पद। अब पहला पद किसमें प्रधान होता था? अव्ययी भाव में। यानी यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? आजन्म। आजन्म में कौन सा समास होगा? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? जन्म से। जन्म से, तो जन्म हो गया पहला पद और से हो गया दूसरा पद। यहाँ बात से की कर रहा है कि जन्म की? तो जन्म कौन सा पद है?
पहला पद किसमें प्रधान होता था? यानी आजन्म में भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। यथा समय, यथा समय, इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? समय के अनुसार। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा समय के अनुसार। इसको दो भागों में बांटिए, समय मिल गया पहला पद, अनुसार मिल गया दूसरा पद। तो यहाँ समय की बात कर रहा है कि अनुसार की? समय कौन सा पद है? तो जिसका पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? क्लियर है? तो आगे चलिए, कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजपुत्र। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे, क्या मिलेगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसको दो भागों में बांटिए, राजा हो गया पहला पद, पुत्र हो गया। बात किसकी कर रहा है? राजा की कि पुत्र की? पुत्र की। पुत्र तो हम सब हैं, लेकिन सब राजा के पुत्र, उसमें एक राजा का पुत्र है, उसकी बात कर रहा है। सारे पुत्रों की बात, एक विशेष पुत्र की बात कर रहा है जो कि राजा का पुत्र है। हम सब लोग यहाँ हैं और सब किसी न किसी के पुत्र हैं, लेकिन सब लोग राजा के पुत्र। और इसमें एक बेटा ऐसा है जो राजा का बेटा है। तो बात किसकी हो रही है? एक की, सबकी नहीं हो रही है। तो यहाँ प्रधान कौन सा है? पुत्र। पुत्र कौन सा पद है? दूसरा पद। तो जब दूसरा पद प्रधान होता है तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। यानी राजपुत्र में कौन सा समास होगा? एक और देखो, पॉकेट मार, पॉकेट मार। इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। मारने वाला दूसरा पद हो गया और पॉकेट हो गया पहला पद। बात किसकी कर रहा है? पॉकेट की कि मारने वाले की? मारने वाले की। पॉकेट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? पॉकेट को मारने वाला महत्वपूर्ण है। तो मारने वाला कौन सा पद है? दूसरा पद। यानी पॉकेट मार में भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। एक और देख लो, घुड़सवार, घुड़सवार। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। सवार हो गया आपका दूसरा पद, घोड़ा हो गया आपका। घोड़े की बात कर रहा है कि जो घोड़े की सवारी भर रहा है उसकी बात कर रहा है। जो सवारी कर रहा है, घोड़ा दौड़ा रहा है, उसकी बात हो रही है ना। तो सवार की बात हो रही है। सवार कौन सा पद है? तो यहाँ भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आगे देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल। विग्रह करेंगे तो मिलेगा नीला है जो कमल। कमल हो गया आपका दूसरा पद, आपका नीला हो गया पहला पद। तो यह पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। नीला क्या है? कमल है। एक पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? यहाँ पहले पद और दूसरे पद में उपमेय तथा उपमान का रिलेशन है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। मान लो पद है मृग नयनी, मृग नयनी। समास विग्रह करेंगे क्या मिलेगा? मृग के समान नेत्र वाली, मृग के समान नेत्र वाली, नेत्र वाली। नेत्र वाली हो गया आपका दूसरा पद, मृग हो गया पहला पद। तो पहले दूसरे पद की पहला पद विशेषता बता रहा है कि उसके नेत्र किसके समान है? मृग के समान है, हिरण के समान है। उसके नेत्र जो है हिरण के समान है, मृग के समान है। तो यहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कह रहा है महान पुरुष, महापुरुष। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष हो गया आपका दूसरा पद और महान हो गया आपका पहला पद। इस पुरुष की विशेषता बता रहा है। पुरुष तो सब है लेकिन सारे पुरुष महान। तो पहला पद दूसरे पद की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। इसमें यहाँ कौन सा समास होगा? क्लियर है यहाँ तो? बोलिए, कोई डाउट यहाँ तो? अब व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय, तीन अभी तक मैंने बताया। इसमें से किसी को कोई डाउट? तेज बोलो यार, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है चौराहा,
चौराहा। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह या समाहार। चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह। तो चार हो गया पहला पद और समाहार हो गया दूसरा पद। पहला पद क्या है? चार। चार क्या है? संख्या है ना? तो मैंने क्या बताया कि जिसका पहला पद संख्यावाची आएगा वहां द्विगु समास होगा। तो चौराहा में कौन सा समास हो गया? नवग्रह। नवग्रह समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नौ ग्रहों का समूह। नौ ग्रहों का समूह। पहला पद नौ और दूसरा पद समूह। तो पहला पद क्या है? नौ। नौ क्या है? संख्या। तो जब संख्या में आ गया तो वह कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कहा जाए पंचवटी। पंचवटी पांच वटों का समूह। पांच वटों का समूह। समूह दूसरा पद और पांच पहला पद। पांच क्या है? संख्या है। तो जब पहला पद संख्यावाची आएगा तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। आगे देखिए भाई बहन। भाई बहन। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। पहला पद भाई और दूसरा पद बहन। भाई भी महत्वपूर्ण है। भाई के बिना बहन अधूरी है, बहन के बिना। दोनों पद यहाँ प्रधान है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। भाई का विपरीत क्या होगा? बहन। और बहन का विपरीत? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए ना। तो यहाँ कौन सा समास होगा? दिन रात। दिन रात क्या हो जाएगा? दिन और रात। दिन और रात। रात के अपोजिट दिन और दिन के अपोजिट कौन सा समास होगा? पति पत्नी। पति पत्नी। पति और पत्नी के अपोजिट पति और पति के अपोजिट आजकल। सुबह शाम। दाल भात रोटी सब्जी, है कि नहीं? तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वह किस समास के उदाहरण होंगे? अब द्वंद्व समास के। इसके बाद क्या आता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में मैंने बताया कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि उसका एक तीसरा पद। जैसे कहा जाए दशानन। दशानन का विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा? दस है आनंद जिसके। दस है आनंद जिसके। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 10 पहला पद है, आनंद दूसरा पद है। पहला पद 10 क्या है? संख्या है। तो आपके दिमाग में आ गया कि यह तो है द्विगु समास का उदाहरण, है ना? लेकिन यह द्विगु समास नहीं है, क्योंकि एक तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है। इसमें अर्थात कौन, इस तरह के प्रश्नों में अर्थात कौन लगाकर खुद से उत्तर मानिए। यदि उत्तर मिल जाता है तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह बहुव्रीहि समास। तो कह रहा है 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। कौन का उत्तर क्या मिला? रावण। तो यहाँ 10 होते हुए भी, संख्यावाची होते हुए भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि कौन का जवाब हमें मिल गया है। अगर कहा जाए महावीर। महान है वीर। महान है जो वीर, अर्थात कौन? हनुमान जी। तो कौन का उत्तर मिल गया? हनुमान। तो जब महावीर का अनुमान मिल गया तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। अगर ये हनुमान जी नहीं मिले होते तब क्या हो जाता? कर्मधारय। तब क्या होता? अगर यहाँ रावण नहीं मिला होता तब क्या होता? द्विगु, क्योंकि पहला पद क्या था? संख्यावाची था। तो यहाँ कौन का जवाब मिल गया तो बहुव्रीहि हो गया। यदि कौन का जवाब नहीं मिला होता तब क्या होता? द्विगु समास, क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाची। यहाँ कौन का जवाब मिल गया? क्या? हनुमान। तो बहुव्रीहि हो गया। यदि कौन का जवाब नहीं मिला होता तब क्या हो जाता? कर्मधारय, क्योंकि वीर की महानता, वीर की महानता प्रकट कर रहा है, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका। उदर माने पेट। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? तो उत्तर क्या मिला? गणेश।
तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। अगर उत्तर नहीं मिलता तब क्या हो जाता? कर्मधारय, क्योंकि पेट की विशेषता बता रहा है कि पेट कैसा है? लंबा है। लेकिन कौन करके जब हमने प्रश्न का जवाब मांगा तो हमें मिल गया। क्या मिला? गणेश। अगर वही गणेश जी नहीं मिले होते तब हो जाता कर्मधारय, और जवाब मिल गया तो हो गया। मान लो कहा जाए पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर माने पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कौन? भगवान कृष्ण या विष्णु, दोनों को पीतांबर कहा गया है। कृष्ण को भी पीतांबर कहा गया और विष्णु को भी। तो यहाँ कौन का जवाब मिल गया तो समास कौन सा होगा? अगर जब कौन का जवाब नहीं मिला होता तब क्या होता? पीला है वस्त्र जिसका, यानी वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है? पीला है, तब वह कर्मधारय हो जाएगा। यानी कौन का जवाब नहीं मिलेगा तो वह कर्मधारय हो जाएगा। यदि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु हो जाएगा। यदि कौन का जवाब मिल गया तो वह बहुब्रीहि में चला जाएगा। क्लियर? जैसे कहा जाए नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शंकर। कौन का जवाब मिल गया? शंकर। तो यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि। अगर कौन का जवाब नहीं मिला होता तब क्या होता? कर्मधारय, क्योंकि कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? क्लियर है? तो कोई डाउट? अब यहाँ देखो, किसी भी समास का कोई उपभेद नहीं होता है। 10-15 मिनट, किसी भी समास का कोई उपभेद